क्लास 11 चैप्टर नंबर 33 प्रोबेबिलिटी आर.डी. शर्मा MCQ। हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, वन ऑफ टू इवेंट मस्ट अकर इफ द चांस ऑफ वन इज 2/3 ऑफ द अदर, द ऑड्स इन फेवर ऑफ द अदर आर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ऑड्स इन फेवर। तो अब देखो ऑड्स इन फेवर का फॉर्मूला क्या होता है, ऑड्स इन फेवर का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। ठीक है, ऑड्स इन फेवर ऑफ ए का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। हम दो इवेंट सपोज कर लेते हैं। सपोज ए एंड बी टू इवेंट्स। ठीक है, अब इन दोनों में से एक तो पक्का कर रहा है। इफ द चांस ऑफ वन मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एक का चांस इज इक्वल टू 2/3 of probability of B of the other, then the odds in favor of the other are, मतलब अदर यहाँ पे ये है अदर, तो हमें odds in favor for B निकालना है। ठीक है, आप देखो वन ऑफ द टू इवेंट मस्ट अकर, मतलब इसका मीनिंग है कि ए यूनियन बी जो है वो सैंपल स्पेस के बराबर है। ठीक है, कि ए इन दोनों इवेंट जो है उनमें से एक इवेंट हमेशा होता है। ठीक है, और वो इनका इंटरसेक्शन भी फाई है कि उन दोनों में से वन ऑफ द टू इवेंट मस्ट अकर, मतलब या तो ए अकर करेगा या तो बी करेगा, बस साइमल्टेनियसली बोथ विल नॉट अकर। ठीक है, साइमल्टेनियसली नहीं होगा, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ, दोनों साइड प्रोबेबिलिटी लगा दिया, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। अब क्योंकि अगर आप दोनों साइड प्रोबेबिलिटी लगाओगे तो इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होगा वो 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बट क्योंकि इनका इंटरसेक्शन फाई है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी फाई है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय एडिशन थ्योरम। अब क्योंकि ये 0 है तो फाइनली क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाहर कॉमन आउट करोगे तो इट विल बी 2/3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इट विल बी 5/3, एलसीएम लोगे तो 2 + 3 5/3 हो जाएगा, एंड विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल टू 3/5। अब हमें किसके ऑड्स इन फेवर निकालने, अदर के, अदर क्या था, बी था, तो हिंस ऑड्स इन फेवर ऑफ बी, मतलब इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। बी की प्रोबेबिलिटी है 3/5, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट विच इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, 3/5
प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट विच इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट विच इज इक्वल टू 1 माइनस 3/5, तो यहाँ से हो जाएगा 5 माइनस 3/5, तो इट विल बी 2/5, 5 कैंसल, 3/2, तो इट इज 3:2, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3:2 कौन सा है, डी है, तो डी कर ले। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर विल हैव 53 फ्राइडेज और 53 सैटरडे इज, कि एक लीप ईयर में 53 फ्राइडे और 53 सैटरडेज की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, हमें वो फाइंड आउट करनी है। तो अब देखो एक लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं। अब आप देखो 366 डेज में एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। अब इन 366 डेज में हम पहले फाइंड आउट करते हैं कि कितने वीक्स हैं, क्योंकि अगर हमें ये पता चल गया कि 366 में एग्जैक्टली कितने वीक हैं, तो ये हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि वहाँ पे इतने जितने वीक होंगे उतने फ्राइडेज और सैटरडे तो होंगे ही डेफिनेटली, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो पहले 366 डेज में हमें पता करना है कि कितने वीक्स है। तो कैसे पता करेंगे, क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं, इसलिए हम 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम 7 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 36/35, ये हो जाएगा 1/16, फिर 2, 14 और 2। तो अब देखो टोटल कितने वीक्स होंगे, 52 वीक्स होंगे। ठीक है, और ये जो 2 बच गए, ये 2 ओवर डे होगा। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा डेज है। अब ये 2 क्या हो सकता है, ये 2 कुछ भी हो सकता है, मंडे ट्यूसडे संडे मंडे कुछ भी हो सकता है, बट इट विल बी कंसिक्यूटिव ना, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मंडे वेडनेसडे हो जाए, क्योंकि 2 ही डे है, तो मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, ऐसा तो नहीं होगा कि वेडनेसडे हो जाएगा। तो इसलिए कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, संडे मंडे मंडे ट्यूसडे लाइक दैट। ठीक है, तो हमारे पास 7 रहेंगे, 7 चांसेस रहेंगे। अब 53 फ्राइडे या फिर सैटरडे, ऐसा नहीं कह रहे कि 53 फ्राइडे भी हो जाए, 53 सैटरडे, एंड नहीं है और है, तो और का मतलब दोनों में से एक भी हो जाए तो भी सही है। तो इन दैट केस हमारे पास 3/7 प्रोबेबिलिटी आएगी। क्योंकि आप जब बनाओगे तो एक केस आएगा जहां पर ये होगा फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे फ्राइडे, सॉरी सैटरडे संडे, और फ्राइडे सैटरडे, और यहाँ पर होगा थर्सडे फ्राइडे। तो ये 3 केस वैलिड हो जाएंगे ना इस केस के लिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/7। ठीक है, तो बस इसी चीज को हम एक बार लिख लेते हैं। तो इन अ लीप ईयर which consists of 366 days, there are 52 weeks जो कि कंप्लीट है, कंप्लीट वीक, एंड 2 days ओवर, मतलब एक्स्ट्रा में 2 डेज है। अभी चेक करके हमने देख लिया। अब तो ये 2 डेज की पॉसिबिलिटीज क्या है, वही हम लिख रहे हैं, द फॉलोइंग आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशन फॉर these 2 over days. First is Sunday Monday, Monday Tuesday,
ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे संडे। यही 7 ऑप्शन है इन 2 ओवर डेज का। ठीक है, अब इन 2 ओवर डेज में इस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी को कौन सपोर्ट कर रहा है? एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, और तो कोई प्रोबेबिलिटी को सपोर्ट नहीं कर रहा। मतलब इस इवेंट को और कोई तो सपोर्ट नहीं कर रहा, तो जो उसके फेवर में बस वो यही 3 है। ठीक है, तो और टोटल कितने थे? 7, और जो फेवर में है वो 3, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 3/7। ठीक है, तो आज इसी चीज को लिखते हैं। इन ऑर्डर दैट a leap year selected at a random, a leap year selected at a random should contain 53 Sunday if 53 Saturday or 53 Friday if one of the 2 over days must be Friday और Saturday। तभी 53 होंगे ना, क्योंकि आपके पास देखो 52 सैटरडेज और 52 फ्राइडेज तो थे ही। अगर उसमें से एक फ्राइडे हो गया तो 53 फ्राइडे हो जाएगा ना। ठीक है, तो सिंस आउट ऑफ 7 possibilities, 3 that is 5, 6 and 7 are favorable to this event, so therefore required probability will be 3/7। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा। आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, अ पर्सन राइट 4 लेटर्स and addresses 4 envelopes. If the letters are placed in the envelopes at random, then the probability that all the letters are not placed in right envelopes is। आप देखो प्रॉब्लम क्या कह रहा है। प्रॉब्लम बोल रहा है कि 4 लेटर्स हैं। ठीक है, लेट अस एज्यूम कि इस टाइप के 4 लेटर्स हैं। यहाँ पे कुछ लिखा होगा। ठीक है, एला 4 लेटर। ठीक है, यहाँ पर ये 4 इनवेलप्स है। ठीक है, ये 4 इनवेलप्स है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर कुछ एड्रेस लिखा होगा। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस, उसका नाम पता, सब कुछ। अब ये कह रहा है कि व्हाट प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि ऑल द लेटर्स आर नॉट प्लेस्ड इन द राइट इनवेलप, कि इस लेटर को राइट इनवेलप में प्लेस नहीं करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बोलूं राइट इनवेलप में आप प्लेस नहीं कर रहे हो तो कोई भी गड़बड़ी हो सकती है।
मे बी इस लेटर को मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पे 4 है, यही सेम मतलब यहाँ पर 2 है, यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा चेंज कर देते हैं सो दैट कि हाँ अब 1 वाले इस वाले लेटर को इसमें डालना है 1 वाले में, ठीक है। बट अगर हम इसको यहाँ पे डाल दें तो ये तो गलत हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा। अब आप खुद ध्यान से देखो, अगर हम इसको यहाँ डाल दें, देयर आर लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन ना जिससे हम लेटर को गलत इन्वेलप में डाल सकते हैं। अगर हम गलत इन्वेलप में डालेंगे तो गलत एड्रेस पर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। बट अगर हम इसका उल्टा सोच कर देखें एक बार तो क्या इजी पड़ेगा? क्या सही डालने का तरीका क्या है? एक ही तरीका है भाई, अगर आपने कुछ भी गलती करी देन वो रॉन्ग में ही काउंट होगा। एक और सही तरीका क्या है? 1 को 1 में डालो, 2 को 2 में डालो, 3 को 3 में डालो और 4 को 4 में डालो। तो एक ही तरीका राइट है, बाकी सारा जो वे है वो रॉन्ग है, यही है ना। बाकी जितना भी वे है सारा रॉन्ग है। तो हम क्यों ना प्रोबेबिलिटी निकालें उसकी जब हम लेटर्स को राइट इन्वेलप में प्लेस करें और फिर हम 1 माइनस कर देंगे तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। अब पहला हमारा टारगेट होता है कि सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हो, क्योंकि यहाँ पर 4 इन्वेलप्स हैं। अच्छा, तो कितनी नंबर ऑफ वेज में हम इन 4 लेटर्स को इन 4 अलग अलग इन्वेलप्स में प्लेस कर सकते हैं। तो आप देखो, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, अगर इफ वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर, तो इसके पास कितना ऑप्शन है कि ये इन चारों में से किसी के पास भी जा सकता है। मान लेते हैं कि सही में गया है, 4 में ही जा गया, तो इसके पास थे 4 ऑप्शन, ठीक है। अब ये यहाँ पर चला गया 4 में। अब 3 के पास कितने चांसेस है, वो उसके पास कितने ऑप्शन है? उसके पास 3 ही ऑप्शन है कि वो इन तीनों में से किसी के पास जा सकता है। मान लेते हैं वो यहाँ चला गया, तो इसके पास ऑप्शन थे 3। अब सेकेंड वाले के पास कितने ऑप्शन है? वो इन दोनों में से किसी में जा सकता है। मान लेते हैं वो यहाँ चला गया, अब एक के पास एक ऑप्शन है। बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि सारा वर्क हो रहा है तो ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो बस इसी चीज को लिख देते हैं, नंबर ऑफ वेज in which 4 letters can be put in 4 different envelopes is 4 का फैक्टोरियल, that is 24, ठीक है। अब कंसीडर करते हैं इवेंट। Consider a event that all letters are placed in the right envelope, ठीक है। तो therefore probability of A क्या हो जाएगा? राइट वे क्या है? एक ही तरीका है, तो इट विल बी 1/24, ठीक है। बट हमें ये नहीं निकालना था, तो हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट क्या होता है? आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट विच इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो इट विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। 1 माइनस 1/24 क्या हो जाएगा? 24 माइनस 1/24, तो इट विल बी 23/24, ठीक है। ये तो आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो हम इस प्रॉब्लम को इस वे टेक केयर करेंगे सो दैट कि इजी हो जाए हमारे लिए सॉल्व करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। A and B are 2 events such that probability of A which is equal to 0.25 and probability of B which is equal to 0.50. The probability of both happening together is 0.14
द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ए एंड बी नॉट हैपनिंग इज, ठीक है, मतलब ए और बी दोनों ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। अब देखो ए और बी दो इवेंट है सच दैट हमें दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 0.25 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो 0.50 है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हैपनिंग टुगेदर, मतलब साथ में, मतलब उनका इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो कि 0.41, मतलब 0.14 दिया हुआ है, मतलब दोनों के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी है 0.14। तो हमसे क्या पूछा है, हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, ठीक है, बोथ ए एंड बी नॉट, मतलब ए भी नहीं बी भी नहीं और बीच में एंड है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट हमसे पूछा है, ठीक है। और बाई डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इट इज द ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों साइड प्रोबेबिलिटी लगा दो, ठीक है, दोनों साइड प्रोबेबिलिटी लगाओगे तो इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और आपको अभी पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या निकल कर आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। और एडिशन थ्योरम से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 0.25, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 0.50 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 0.14। तो इट विल बी 1 माइनस, अब आप सम कर लोगे तो ये हो जाएगा 0.75 माइनस 0.14, 1 माइनस 0.75 माइनस 1.4 करोगे तो इट विल बी 0.61 और 1 माइनस 0.61 हो जाएगा 0.39। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू फेल in an examination is 1/5 and that of B is 3/10, then the probability that either A or B fail is। हमसे क्या पूछा है, तो अब देखो हम यहाँ ना पहले क्या करेंगे, ए की फेल होने की प्रोबेबिलिटी किसी भी एग्जामिनेशन में 1/5 है और वही किसी भी एग्जामिनेशन में बी की फेल होने की प्रोबेबिलिटी है 3/10। तो मतलब बेसिकली हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूछ रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फर्स्टली क्या करेंगे, हम केसेस कंसिडर करेंगे। तो पहला, सॉरी केसेस बोले, इवेंट कंसिडर करेंगे। तो पहला इवेंट, अब ए की फेल होने की बात है तो ए कंसिडर ए टू बी इवेंट दैट ए फेल्स इन एग्जामिनेशन, ठीक है। कुछ ज्यादा दिक्कत लिया ही नहीं, ए को ए ही रहने दिया, इससे इजी हो जाएगा सॉल्व करना। बट आप चाहो तो डिफरेंट कर सकते हो सब्जेक्टिव पेपर में, बट इन दिस वी विल
डू लाइक दैट कि इवेंट दैट बी फेल्स इन अ एग्जामिनेशन। ठीक है, ये हमने दो इवेंट कंसिडर कर लिए। अब इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू फेल एन एग्जामिनेशन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/5 कि ए की फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/5। इसी तरह से इवेंट दैट बी फेल्स एन एग्जामिनेशन, बी की फेल होने की प्रोबेबिलिटी है 3/10 और दोनों की फेल होने की प्रोबेबिलिटी शायद ना दे रखा है। तो हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है? अब देखो तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। और आपको पता है बाय एडिशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है? देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 3/10। अब भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? अब देखो यहाँ पर जीरो नहीं होगा। क्यों जीरो नहीं होगा? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है दोनों के फेल होने की चांसेस है ना, चांस तो है इसलिए फेल हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, मुझे पता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स यहाँ पर नहीं है, बट क्या कर सकते हैं अब आगे तो कि ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट इस तरह से है कि ए अगर फेल होगा तो अपनी वजह से होगा, बी अगर फेल होगा मतलब दोनों इंडिपेंडेंट एक दूसरे पे डिपेंड नहीं। अगर डिपेंड कब होते हैं? जब ए लिख रहा होता वही पीछे वाला बी लिख रहा होता तो वो डिपेंडेंट होते हैं, बट यहाँ दे आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट के केस में मैंने पहले भी बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या बन जाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाता है। तो इट विल बी 1/5 प्लस 3/10। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 3/50। अब एलसीएम हो जाएगा 50, तो यहाँ पर हो गया 10, 5, 15 माइनस 3। तो ये हो जाएगा 22/50। तो इट विल बी 11/25। तो मेरा तो यही आ रहा है, तो आप देख लो एक बार, ठीक है। अब देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, अ बॉक्स कंटेन्स, तो a box contains 10 good articles and 6 defective articles. One item is drawn at a random. The probability that it is either good or has a defective. देखो एक बॉक्स है, ठीक है, जिसमें 10 गुड है आइटम्स है और 6 डिफेक्टिव आर्टिकल्स हैं, ठीक है। देन आर गुड आर्टिकल्स एंड 6 आर डिफेक्टिव आर्टिकल्स। तो अब देखो यहाँ पर हम दो कौन सा इवेंट कंसिडर करेंगे?
अब सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो नंबर ऑफ वेज इन विच वन आर्टिकल कैन बी drawn from 16, 10 plus 6 16, article is 16C1, that will be 16। अच्छा, अब हम दो इवेंट कंसिडर करना है, तो मतलब दैट इज सैंपल स्पेस में तो 16 एलिमेंट्स हो गए। अब दो इवेंट्स कौन से कंसिडर करेंगे, एक गुड आर्टिकल्स वाला और एक डिफेक्टिव आर्टिकल्स वाला। तो कंसीडर A to B getting a good article, B को ले लो getting a defective article। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर गुड, गुड मतलब ए की प्रोबेबिलिटी, यूनियन हैज अ डिफेक्टिव मतलब बी। ठीक है, हमें मतलब बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। और बाय एडिशन थ्योरम ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय एडिशन थ्योरम। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब गेटिंग अ गुड आर्टिकल, तो टोटल गुड कितने हैं, 10 है। तो दैट विल बी 10C1 by 16, तो इट विल बी 10 by 16। फिर नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब गेटिंग अ डिफेक्टिव आइटम, डिफेक्टिव कितना आर्टिकल 6 में से एक निकालोगे तो इट विल बी 6 by 16। अब ए इंटरसेक्शन बी जो कि गुड भी हो और डिफेक्टिव भी हो, ऐसा तो कोई आइटम होता ही नहीं है ना, तो वो तो 0 हो जाएगा। अब इसी की वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो इट विल बी 10 by 16, 6 by 16 एंड 0, तो हो गया 16 by 16। What is this? कुछ तो गलती करा है मैंने। अरे ये तो 1 ही आएगा यार, ऑब्वियस सी बात है, ये तो ऑब्वियस ही होनी चाहिए थी। मैं भी क्या ही करने लगा था कि आइदर गुड और हैज अ डिफेक्ट, तो इसमें पता तो है यार कि कौन से गुड है कौन से डिफेक्ट है। ओह लिटिल बिट कंफ्यूज कर दिया इन्होंने, ये 1 तो हो गया ना, 64 by 64 1 ही तो होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन लगा, क्वेश्चन गलत है बट ठीक है। तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, 3 integers are chosen at random from the first 20 integers. The probability that their product is even is। क्या हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा इवन होने की। ठीक है, अब आप खुद सोचो एक बार, क्या लगता है ओड निकालना आसान है कि इवन? इवन तो ऐसा भी हो सकता है कि एक केस कर लो कि देखो 3 नंबर चुनने हैं, तो 3 इवन कब कब हो सकता है कि या तो वो तीनों इवन हो जाए, इवन 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 तब भी प्रोडक्ट इवन आएगा, या फिर 2 इवन हो जाए तब भी प्रोडक्ट इवन आएगा, या फिर एक भी इवन हो जाए तो भी प्रोडक्ट इवन आएगा। ठीक है,
बट ओड होने का चांस क्या है कि अगर तीनों ऑड हुआ तभी प्रोडक्ट ऑड आएगा, तो हम ऑड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और ऑब्वियस सी बात है दे आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो हम ऑड की निकालेंगे, 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इवन की फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे यही करते हैं। तो पहले सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे, देखो तीन इंटीजर चुन रहे हैं 20 में से, तो क्या होगा 20C3। तो नंबर ऑफ वेज इन विच 3 integers can be selected from 20 integer is 20C3, ठीक है। और कंसीडर A to be event that their product is odd। तो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, प्रोडक्ट ऑड कब होगा, जब वो तीनों के तीनों नंबर ऑड हो। तो 20 नंबर है जिसमें से 10 ऑड होंगे, 10 इवन होंगे। अब वो तीनों के तीनों ऑड है तो वो 10 कहाँ से आ रहे होंगे, ऑड से आ रहे होंगे। तो 10C3 अपॉन में 20C3, तो ये सॉल्व कर लो, 10 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हो जाएगा 20 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो 3 से 3 कैंसल, 10 9 8 से ये हो जाएगा और नीचे बचेगा 20 19 एंड 18, ठीक है। तो इससे ये कैंसल आउट, ये हो गया, ये 4 हो गया, ये हो गया 2, तो इट इज 2/90। सिंपल है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, हिंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। और आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है, 1 के बराबर। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 2/19। तो एलसीएम लोगे तो 19 माइनस 2/19, तो इट इज 17/19। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट, आउट ऑफ 3 consecutive integer 2 are chosen at random, the probability that their sum is odd is, कि उनको मतलब हम 3 consecutive integer हैं, मतलब 1 से लेके 30 तक इंटीजर है, ठीक है। सम ऑड कब होता है, आपको पता है कि ऑड प्लस इवन ऑड होता है और इवन प्लस ऑड ऑड होता है, ठीक है। तो मतलब इवन और ऑड का सम ओड होता है, ठीक है। तो 2 नंबर हम चुन रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका सम ऑड आ जाए, तो कब हो सकता है कि एक नंबर इवन हो और एक नंबर ऑड होगा, तभी ये केस बनेगी, वरना नहीं बनेगी, क्योंकि आपको पता है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। तो पहले हमें 30 में से 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं। सैंपल स्पेस क्या होंगे, क्योंकि सैंपल स्पेस तो 30 में से आप कोई भी 2 चुन सकते हो, तो वही। तो नंबर ऑफ वेज इन विच 2 integers can be selected from 30 integers is 30C2। अब हम इवेंट कंसीडर करते हैं। कंसीडर A to be getting their sum to be odd, ठीक है। तो हमें रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो और बात खत्म।
तो ऑड होने के लिए एक नंबर इवन होना चाहिए और एक ऑड होना चाहिए। यहाँ से हमें कंक्लूजन मिला है, ठीक है। तो 30 में से ऑड कितने होंगे? ऑड होंगे 15। देखो टोटल है 30, तो इसमें से ऑड होंगे 15 और इवन होंगे 15। अब एक नंबर ऑड चाहिए तो 15 में से एक निकालोगे, और एक नंबर इवन चाहिए तो 15 में से एक, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, क्योंकि निकाल तो रहे हो, और की तो बात हुई नहीं अभी तक। तो बेसिकली ध्यान रखना, जब और की बात नहीं कर रहे हैं देन हमेशा मल्टीप्लिकेशन निकालना है। जब और आ जाएगी तो अपने आप प्लस लग जाएगा, वो दिख जाएगा। और टोटल है 30C2, 15C1 15, 15C1 15 और 30C2 होगा 30 मल्टीप्लाइड बाई 29/2। तो ये हो गया 15, 15 से 15 कैंसिल, 15/29, 15/29 हो जाएगा। तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे जो है वो कल करेंगे। बस देख लो एक बार यहाँ तक। आई होप समझ आया होगा। तो इन सारे प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है, ऐसा जो आपको, ऐसा तो बहुत कुछ है बट देखा जाए तो कुछ नहीं है। तो आप देख लो एक बार।